वेलकम टू बायोवर्ल्ड नाउ। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के इस वीडियो में हम लोग सेल साइकिल के फर्स्ट फेज यानी इंटरफेज के तीनों फेजेस यानी G1 फेज, S फेज और G2 फेज को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेल साइकिल किसे कहते हैं और सेल साइकिल कितने फेज में डिवाइडेड होता है। हम लोगों ने पढ़ा कि सेल साइकिल मेनली दो फेज में डिवाइडेड होता है, फर्स्ट इंटरफेज और सेकेंड एम फेज। इंटरफेज में सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है और एम फेज में सेल का डिवीजन होता है। इंटरफेज फर्दर तीन फेज में डिवाइडेड होता है, फर्स्ट G1 फेज या गैप 1 फेज, सेकेंड S फेज या सिंथेसिस फेज और थर्ड G2 फेज या गैप 2 फेज। इस वीडियो में हम लोग इंटरफेज के इन तीनों फेजेस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इंटरफेज का फर्स्ट फेज है G1 फेज या गैप 1 फेज। क्योंकि ये इंटरफेज का फर्स्ट फेज है इसलिए इसे फर्स्ट गैप फेज कहा जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि G1 फेज, M फेज और S फेज के बीच में प्रेजेंट है, लेकिन एक सेल में सेल साइकिल इंटरफेज के G1 फेज से स्टार्ट होता है और M फेज में एंड होता है। और जब M फेज यानी सेल डिवीजन के बाद नया सेल प्रोड्यूस होता है तो उस सेल में फिर से सेल साइकिल इंटरफेज के G1 से स्टार्ट होता है। इसलिए G1 फेज पिछले सेल साइकिल के M फेज और इस करेंट सेल साइकिल के S फेज के बीच में प्रेजेंट होता है और ये इंटरफेज का सबसे लंबा फेज होता है। यानी G1 फेज, S फेज और G2 फेज में G1 फेज सबसे लंबा होता है। G1 फेज को फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहा जाता है क्योंकि इस फेज में सेल का साइज बढ़ता है यानी सेल में ग्रोथ होता है। सेल अपने ऑर्गेनेल्स को कॉपी करता है और उन प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स का सिंथेसिस करता है जिनकी ज़रूरत नेक्स्ट स्टेज यानी एस फेज में होता है। इसके अलावा इस फेज में आरएनए और एटीपी मॉलिक्यूल का भी सिंथेसिस होता है और ये सभी मॉलिक्यूल्स एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन के समय यूज़ किए जाते हैं। इस तरह से G1 फेज में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सभी मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन G1 फेज में नहीं होता है। इंटरफेज का सेकेंड फेज है एस फेज या सिंथेसिस फेज। एस फेज G1 फेज और G2 फेज के बीच में प्रेजेंट होता है। G1 फेज में जिन मटेरियल्स का सिंथेसिस होता है उसका यूज़ एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन के समय किया जाता है। एस फेज में रेप्लिकेशन के प्रोसेस से डीएनए का सिंथेसिस होता है। एनिमल सेल के एस फेज में डीएनए सिंथेसिस के साथ साथ सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रियोल सिलिंड्रिकल शेप्ड स्ट्रक्चर है और ये एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के नज़दीक यूजुअली पेयर में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है। सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है और ये स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस करता है और ये स्पिंडल फाइबर एम फेज में सेल डिवीजन के समय सिस्टर क्रोमाटिन के मूवमेंट में हेल्प करता है। इसलिए एनिमल सेल के एस फेज में डीएनए सिंथेसिस के साथ साथ सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। इसके अलावा एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है। क्रोमोसोम में जो प्रोटीन प्रेजेंट रहता है उसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं और ये हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है क्योंकि क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्योंकि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है इसलिए एस फेज में सेल के न्यूक्लियस में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है। इस तरह से एस फेज में सेल के न्यूक्लियस में डीएनए का अमाउंट 2C से 4C हो जाता है, लेकिन एक डिप्लॉयड सेल में एस फेज में क्रोमोसोम का नंबर हमेशा 2N ही रहता है, 2N से 4N नहीं होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग दूसरे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। C वैल्यू डीएनए का टोटल अमाउंट है जो एक हैप्लॉयड न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और इसका यूनिट है पिकोग्राम। इंटरफेज का थर्ड फेज है G2 फेज या गैप 2 फेज। इस फेज को सेकेंड ग्रोथ फेज भी कहा जाता है। G2 फेज एस फेज यानी डीएनए रेप्लिकेशन के बाद स्टार्ट होता है और ये इंटरफेज का लास्ट फेज है। G2 फेज के बाद एम फेज यानी सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है।
इसलिए G2 फेज में सेल अपने आप को सेल डिवीज़न के लिए प्रिपेयर करता है और इसके लिए सेल और अधिक अमाउंट में प्रोटीन बनाता है, मेनली ट्यूबुलिन प्रोटीन जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसके अलावा सेल इस फेज में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स का मल्टीप्लिकेशन करता है, सेल डिवीज़न के लिए डिफरेंट कंटेंट्स को रिकॉग्नाइज करता है और सेल का साइज और अधिक स्पीड से बढ़ने लगता है। इसके अलावा न्यूक्लियर डिवीज़न के समय सिस्टर क्रोमैटिन के मूवमेंट के लिए एटीपी मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है और प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए आरएनए मॉलिक्यूल्स की भी ज़रूरत होती है। इसलिए इस फेज में एटीपी मॉलिक्यूल्स और तीनों टाइप के आरएनए मॉलिक्यूल्स यानी टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल्स का भी सिंथेसिस होता है। G2 फेज इंटरफेज का लास्ट फेज है। इसके बाद सेल एम फेज में इंटर होता है। एम फेज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि सेल साइकिल में G0 फेज क्या होता है। G0 फेज को क्विसेंट या रेस्टिंग स्टेज भी कहा जाता है। G0 फेज एम फेज के बाद और G1 फेज से पहले आता है। सेल साइकिल के समय सेल G0 फेज में इंटर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, यानी सभी सेल में G0 फेज नहीं आता है। कुछ सेल एम फेज यानी सेल डिवीज़न के बाद G0 फेज में इंटर हो जाते हैं और कुछ सेल एम फेज के बाद डायरेक्टली G1 फेज में इंटर होते हैं और फिर से सेल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि कुछ सेल ऐसे होते हैं जो ऑकेजनली यानी कभी कभी डिवाइड होते हैं या कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं। ये सेल सेल साइकिल के G1 फेज में इंटर नहीं होते हैं बल्कि एक इनएक्टिव स्टेज यानी G0 फेज में इंटर हो जाते हैं। इस फेज में सेल मेटाबॉलिक एक्टिव होता है, लेकिन सेल में किसी भी तरह का डिवीज़न नहीं होता है और ना ही सेल अपने आप को डिवीज़न के लिए प्रिपेयर करता है। कुछ सेल हमेशा के लिए ही G0 फेज में रहते हैं, यानी इनमें कभी भी डिवीज़न नहीं होता है, लेकिन कुछ सेल कुछ समय के बाद G0 फेज से G1 फेज में इंटर हो जाते हैं, यानी सेल फिर से अपने आप को डिवीज़न के लिए प्रिपेयर करता है और सेल डिवीज़न फिर से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल साइकिल के सेकेंड फेज यानी एम फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।